सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में इतिहास का अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना के ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले देखिए कि इस अध्याय से आपको कितने अंक के प्रश्न आएंगे। इस अध्याय से आपको 3 अंक के प्रश्न आएंगे, 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। तो अब हम देखते हैं 1 अंक और 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर। देखिए तो इसमें देखो कि आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर और मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। तो ये 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिम में पहुंचा। तो नूडल्स जो है यह चीन से आया है। फिर देखिए 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बस गए। तो लगभग 5 करोड़ लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बस गए। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली। तो यह अफ्रीका में फैली थी। जो रिंडरपेस्ट बीमारी है वह अफ्रीका में फैली। 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार राष्ट्र कौन था। तो यह अमेरिका था सबसे बड़ा कर्जदार राष्ट्र। फिर देखिए हैदराबादी सिंधी व्यापारियों ने किस दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। तो इसका आंसर आएगा 1860 के दशक में। फिर अगला है सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत था। तो 30% था। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई और 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिर गई थी। तो यह 50% गिर गई। फिर अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान देखिए पास्ता अरब यात्रियों के पास 5वीं सदी में खालिस्तान पहुंचा जो अब इटली का ही एक टापू है। तो उसका आंसर आएगा सिसिली। तो इसमें क्या आएगा सिसिली। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है कि अपनी खोज से पहले लाखों साल से खालिस्तान का दुनिया में कोई संपर्क नहीं था। अमेरिका का कोई संपर्क नहीं था। फिर देखिए अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में खालिस्तान तरह की गतियों का प्रभावों का उल्लेख किया है। तो 3 प्रकार की गतियां का उल्लेख किया है। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों में खालिस्तान में एक बैठक हुई। तो यूरोप के जो ताकतवर देशों की बर्लिन में बैठक हुई थी। अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। तो इसमें आंसर आएगा रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। फिर देखिए कि भारत से खालिस्तान श्रमिकों को ले जाया जाता और 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबंधित करता है। तो यह अनुबंधित या गिरमिटिया कहलाते थे। उसके बाद देखिए कि 1921 में हर 5 में से खालिस्तान ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। तो हर 5 में से 1 मजदूर के पास काम नहीं था। फिर देखिए कि IMF और विश्व बैंक का गठन जो खालिस्तान के जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया है। तो औद्योगिक देशों की जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया है। तो ये आपके रिक्त स्थान हुए। उसके बाद में हम देखते हैं बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। यह सत्य असत्य है। तो देखिए कि यह सत्य है या असत्य। तो यह सत्य है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ नहीं चलती। तो असत्य। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। सत्य। कार्नला के निरस्त हो जाने के बाद बहुत अधिक कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात निर्यात किया जाने लगा। तो यह भी असत्य है। उसके बाद देखिए कि
1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। तो सत्य, रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत के नींद में सुला दिया था, यह सत्य है। और फिर देखिए, औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन घटने लगा था, असत्य। और उसके बाद में अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है, सत्य। तो जो भी फैसला है वह वीटो के माध्यम से किया जा सकता है, सत्य है। उसके बाद देखिए सही जोड़ियां। स्पेनिश सैनिक, तो स्पेनिश सैनिक में आएगा चेचक के कीटाणु। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी, यह अफ्रीका में आई थी। कार निर्माता, तो कार निर्माता थे हेनरी फोर्ड, यह सुप्रसिद्ध कार निर्माता थे। महामंदी आई 1929 में और द्वितीय विश्व युद्ध 1939। उसके बाद एक शब्द में या एक वाक्य के उत्तर है उनको आपको एक शब्द में देना है। तो देखिए कि विश्व बैंक और IMF ने औपनिवेशिक रूप से काम करना कब शुरू किया? तो इसका आंसर आएगा 1947 में। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1914 से 18 के मध्य। अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? तो 1923 में इसे समाप्त किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रिया में जाकर के बस गए? तो 5 करोड़ लोग। फिर आता है 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना कितने प्रतिशत रही? तो 8%। तो ये आपके इन प्रश्नों के आंसर हुए। अब हम देखते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न। तो देखिए कि सिल्क मार्ग से क्या पता चलता है? सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम की ओर भेजे जाने वाले चीनी सिल्क का कितना महत्व था। अमेरिका पर अधिकार करने वाले प्रथम 2 यूरोपीय देशों के नाम बताइए। तो अमेरिका पर सर्वप्रथम अधिकार करने वाले यूरोपीय देश हैं राष्ट्र पुर्तगाल और स्पेनिश हैं। तो पुर्तगाल और स्पेन 2 राष्ट्र थे। क्रमांक 3 देखिए, वैश्वीकरण में किसकी बात करते हैं? तो जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। कार्नला किसे कहा जाता है? ब्रिटेन सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की वे कार्नला कहलाता है। फिर आता है विदेश में व्यापार भारतीय उद्यमियों के नाम बताइए। तो विदेश में भारतीय उद्यमी में शिकारीपुरी, श्रॉफ और निट्यूकोटेई इन बहुत सारे बैंकर्सों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं पश्चिम पूर्वी एशिया में निर्यात उन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। इसके लिए वे या तो अपने जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जा लेते थे। फिर अगला प्रश्न है हायर परचेज क्या है? हायर परचेज एक ऐसी व्यवस्था जिसमें खरीदार वस्तुएं कर्जे पर खरीदते हैं और उनकी कीमत साप्ताहिक और मासिक किस्तों में चुकाई जाती है। फिर अगला प्रश्न आता है प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? तो प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मित्र राष्ट्र वो हैं जो देखिए कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और प्रथम विश्व युद्ध में एक साथ लड़े, बाद में अमेरिका भी इनके साथ हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी? तो केंद्रीय शक्तियां यानी कि जर्मनी थी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियां कौन कौन सी थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियां थी जो मुख्य रूप से नास्ती जर्मन, जापान और इटली थी। जो दूसरे खेमे मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जिन्हें जाना जाता है। उसके बाद क्रमांक 10 है वीटो निषेधाधिकार का क्या अर्थ है? तो वीटो निषेधाधिकार यह अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की सहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है।
फिर अगला प्रश्न आता है, आयात शुल्क से क्या आशय है? आयात शुल्क किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क। यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहां से वह वस्तु देश में आती है, अर्थात सीमा पर, बंदरगाह या हवाई अड्डे पर आती है। तो ये आयात शुल्क हुआ। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला? तो प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव डाला। प्रथम विश्व युद्ध में जो है ब्रिटेन में औद्योगिक उत्पादन गिरने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी। और दूसरा पॉइंट है, एशिया में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना ब्रिटेन के लिए जटिल हो गया। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, चटनी म्यूजिक क्यों और कहाँ लोकप्रिय था? तो देखिए इसका आंसर है, त्रिनिदाद और युगांडा में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के यहाँ पहुँचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्ति का उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम के लिए ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में घुल मिल जाती थी, इनकी मूल पहचान और विशिष्टताएं गुम हो जाती और बिल्कुल नया रूप सामने आता। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं कि विनिमय दर से आप क्या समझते हैं? तो विनिमय दर वह दर होती है जिस पर एक करेंसी का दूसरे करेंसी से विनिमय किया जाता है, और यह दर एक करेंसी में दूसरी करेंसी की कीमत होती है, इसे विनिमय दर कहा जाता है। और विनिमय दर कितने प्रकार की होती है? तो विनिमय दर 2 प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील या लचीली विनिमय दर। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, नई दास प्रथा से क्या आशय है? तो नई दास प्रथा में मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे और एजेंटों को भी कमीशन मिलता था। बहुत सारे प्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी अनुबंध को मान लेते थे। एजेंट भी भावी प्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारी देते और वहाँ जाना है, यह यात्रा के साधन क्या है, ये कुछ भी नहीं बताया जाता था और उन्हें एक लंबी समुद्री यात्रा करके उन्हें अनुबंधित स्थान पर ले जा करके उनको जो है नई दास प्रथा के लिए झोंक दिया जाता था। इसे ही नई दास प्रथा कहा गया है। इस प्रकार से इस अध्याय के 1 अंक और 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर हुए। तो इन सभी प्रश्न उत्तरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और अपने परीक्षा की तैयारियां कीजिए। अभी आने वाले समय में आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा के माध्यम से आप अपने सारे प्रश्न उत्तरों की तैयारी कर लीजिए और अपने साथियों में भी यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि कोई इन प्रश्न उत्तरों की जानकारी प्राप्त हो सके। और आप यदि इस चैनल में नए हैं और इसी प्रकार के आपको वीडियो की आवश्यकता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।